जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने गॉस लॉ को स्टार्ट किया था। हम लोग ने ये चीज देखा था कि गॉस लॉ को क्या बोलते हैं, यानी गॉस लॉ का इंट्रोडक्शन क्या होता है, गॉस लॉ को मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिखते हैं, गॉस लॉ का इंपोर्टेंस पॉइंट क्या होता है, हम लोग ने ये चीज देखा था। और गॉस लॉ के अंदर जो मैथमेटिकली फॉर्म था, हम लोग ने ये चीज देखा था कि फ्लक्स नेट यानी एनी क्लोज सरफेस या एनी गॉसियन सरफेस से जो नेट फ्लक्स निकलता है विच इज इक्वल टू होता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए। इसमें जो फ्लक्स होता है यानी नेट फ्लक्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड चार्ज की वजह से होता है, आउटसाइड चार्ज की वजह से नहीं होता। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस की वजह से होता है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिर्फ इनसाइड चार्ज की वजह से नहीं होता है। और वहां पे जो Q होता है यानी चार्ज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड गॉसियन सरफेस यानी एनी क्लोज सरफेस जो हम कंसीडर करते हैं उसके अंदर का चार्ज था। आज का जो लेक्चर है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी गॉस लॉ का एप्लीकेशन, यानी गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या, आज वो चीज पढ़ेंगे। लेकिन उस गॉस लॉ के एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले मैं एक पॉइंट, एक टॉपिक या फिर एक क्वेश्चन जो आपको मानना है वो मान ले। बोर्ड में आपको से ये चीज पूछता है कि ड्राइव द कूलम फार्मूला फ्रॉम द गॉस लॉ यूज करके, यानी क्या बोला है कि ड्राइव द फार्मूला ऑफ ए कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ को यूज करके कूलम्स लॉ को क्या करना, हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग इस चीज को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट जो हमारा होगा वो क्या करें, क्या लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ए गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वो चीज लिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। वो होता है, बोलेगा कि डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ है ना। ये चीज हमको क्या करना है, निकालना है। अब सबसे पहली बात है कि हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात है, इस चीज को देखिए, हमें गॉस लॉ को यूज करके कूलम्स लॉ फाइंड आउट करना है। इस चीज के लिए, इसको हम लोग ड्राइव करने के लिए हम क्या करते हैं कि पॉइंट सी को कंसीडर कर ले। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या है, सी है। अब इस पॉइंट के ऊपर हम लोग सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, क्यू है। ये पॉइंट है और ये क्या है, क्यू है। हम क्या करते हैं कि किसी भी r डिस्टेंस पे जाते हैं और एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। मैंने क्या बोला कि एक चार्ज क्यू है, वो कहां रखा है, सी पे। सी क्या है, इस गॉसियन सरफेस का सेंटर है। और ये हम लोग ने क्या माना है, जो गॉसियन सरफेस माना है ये एक प्रकार का स्फेरिकल माना है। मैंने ये चीज माना है, ये हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। ये क्या है, गॉसियन सरफेस है जो कि स्फेरिकल है ना, स्फेयर है ना। अब ये चीज है कि हमको गॉस लॉ यूज करके हमें क्या, कूलम्स लॉ को फाइंड आउट करना है। अब हमें ये चीज पता है कि इसके अंदर जो नेट फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, नेट फ्लक्स जो होता है वो Q इनसाइड इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू या फिर यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ वो क्या होता है, वो बोलता है कि नेट फ्लक्स यानी नेट फ्लक्स जो होता है एनी क्लोज सरफेस है ना, क्लोज्ड सरफेस क्या होगा, नेट फ्लक्स एनी क्लोज सरफेस विच इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए विच इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो Q होगा वो क्या होगा, इनक्लोज्ड है ना, इनक्लोज्ड होगा, यानी अंदर वाले जितना चार्ज होगा उसके बराबर होगा। तो ये चीज हम लोग ने क्या किया था, ये चीज हम लोग ने कल पढ़ रखा था। क्या पढ़ रखा था कि नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है यानी क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है या किसी भी गॉसियन सरफेस का विच इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए विच इज इक्वल टू Q इनसाइड। ये क्या हो, Q इनक्लोज मतलब इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना चार्ज होता है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमें क्या होता है, गॉस लॉ। अब इस चीज को यूज करके कूलम्स लॉ फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात है कि ये जो चीज है ना, ये इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को इक्वेट कर लो या फिर इन दोनों को इक्वेट कर लो, क्योंकि तीनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड
डॉट डी ए विच इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए क्यू इनसाइड जो चार्ज होता है वो इसको बोल रहे हैं हम, यानी क्यू इनसाइड का मतलब क्या होता है, ये वाला चार्ज। अब सबसे पहली बात है कि ये हमें पता है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। हम क्या करते हैं कि यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे एक क्या करते हैं कि यहाँ से एक देखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर मान लेते हैं। हमें ये चीज पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होता है, यानी बाहर की तरफ निकलता है। अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक पेच को कंसीडर करते हैं। पेच मतलब का छोटा सा एरिया। तो हमें ये चीज पता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाली है उसको हम लोग बोल देते हैं लेट से ई, और यहाँ का जो एरिया है वो हमारे पास क्या है, डी ए। अब हम लोग ये चीज देखते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों क्या है, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल के अलोंग, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, वो भी नॉर्मल के अलोंग है, यानी दोनों क्या है, रेडियली आउटवर्ड। तो मैं यहां से बोलूंगा कि इनके बीच का जो थीटा होता है, यानी एंगल बिटवीन ई एंड डी ए, दोनों के बीच में कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब ये है कि cos थीटा यानी cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। ये चीज हम लोग देखें। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूं, मैं ये चीज बोलूंगा कि किसी भी डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी भी डॉट प्रोडक्ट को लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब ए की जगह पे क्या है, ई, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी की जगह पे क्या है, ए इंटू cos थीटा क्यू इनक्लोज्ड। अब क्यू इनक्लोज की जगह पे क्या है, क्यूब है, अरे क्यू चार्ज है ना इनसाइड, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि ये वाला जो चीज है यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, तो 1 रख देंगे। लेकिन अब ये चीज बोलेंगे कि यहाँ पे है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इनटू cos थीटा। हम ये चीज बोलेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पूरे सरफेस एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे कहीं पे भी, तो आप ये चीज देख लीजिए, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है, ये क्या हो जाता है, कहीं पे भी देखेंगे तो हर पॉइंट क्या है इससे 8 डिस्टेंस पे, क्योंकि मैंने एक स्फीयर कंसीडर किया है। स्फीयर का हर एक पॉइंट कितने होता है, 8 डिस्टेंस पे होता है। अगर स्फीयर का हर पॉइंट अगर 8 डिस्टेंस पे है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो क्यूब का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे वो क्या होगा, सबका बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या मानेंगे, कॉन्स्टेंट मानेंगे, ये इसका मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट होता है, वो बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, बाहर निकल गया। अब एरिया वेक्टर cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। इसका मतलब ये है कि क्लोज इंटीग्रल में एरिया वेक्टर, एरिया का जो होगा, एरिया का मैग्नीट्यूड वो कितना होगा, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ये चीज पता है कि किसी भी क्लोज सरफेस का एरिया जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। लेकिन किसी भी क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो एक्चुअली में जो सरफेस होता है किसी भी क्लोज सरफेस का उसके बराबर होता है। अब चूंकि यहाँ पे गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस हमारा क्या है, स्फीयर, इसका मतलब ये है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा, स्फीयर के बराबर होता है, जो कि 4πr²। तो मैं यहाँ से ये चीज लिखूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो तो ऐसे ही हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और इसके जगह पे क्लोज इंटीग्रल यानी पूरे सरफेस का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 4πr² के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से मैं ये चीज बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड हम लोग निकालना चाहें वो कितना होगा, वो होगा q, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। इसको हम क्या करेंगे, नीचे फेंक देंगे, तो 4πr² है ना इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से ये चीज देखेंगे, ये क्या हमारे पास मैग्नीट्यूड कि 4π एप्सिलॉन नॉट, 4π एप्सिलॉन नॉट को तो k लिखते हैं, तो हम लोग ये चीज बोलेंगे kq डिवाइडेड बाय r²। अरे क्या होगा, r² हो गया हमारा। अब मैं ये चीज बोलूंगा r हमारा क्या है, इसका सरफेस का, इसका रेडियस है, यानी जो हम लोग ने स्फीयर कंसीडर किया है उसका रेडियस है। अब ये चीज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। लेकिन हमें ये चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग फोर्स कैसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक डेफिनेशन वो ये होता है कि नेट फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू चार्ज, यानी जो चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अभी तक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन कूलम्ब्स फॉर्मूला नहीं आया। अब हम लोग क्या बोलेंगे उस चीज को, सपोज मान लिए हम बोलेंगे कंसीडर, मैं बोलूंगा कंसीडर ए क्यू नॉट चार्ज, कंसीडर ए क्यू नॉट चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सरफेस के ऊपर।
हम लोग ने कहा क्यू नॉट को कंसाइडर कर लिया। अब सबसे पहले बात ये हम लोग क्यों किए, तो सबसे पहली बात है कि हम लोग क्या करें कि ये वाली जो चीज़ है हम लोग ने एक स्फीयर को मान लिया और उन्होंने ये चीज़ बोला है कि ये अगर सपोज मान लिया ये सेंटर है और ये हमारे पास क्या है आर है, तो ये हमारा पास आर हो गया और ये हमारे पास सेंटर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग ने क्यू मान रखा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्यू नॉट और यहाँ पे क्या है क्यू है। मैं ये चीज़ बोलूँगा कि इस पॉइंट पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ने ये चीज़ देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक डिफिनीशन होता है वो क्या होता है कि फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू टेस्ट चार्ज। यही हम लोग ने पढ़ा था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे वो क्या होता है कि नेट फोर्स उस पॉइंट पे यानी उस चार्ज पार्टिकल पे लगता है जो क्या करता है फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज क्या होगा क्यू टी चार्ज के ऊपर है। अब मैं ये चीज बोलूँ कि हमको फोर्स चाहिए, इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ से फोर्स को अगर चाहिए तो हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें क्यू से, यानी जो चार्ज क्या कर रहा है एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है ना, हमें यहाँ से चार्ज भी पता है इसका, तो हम यहाँ से फोर्स निकाल लेंगे। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, यही होता है। तो मैं बोलूंगा कि हमें क्या चाहिए फोर्स चाहिए, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ का तो फोर्स ही होता है, तो मैं बोलूंगा इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, वो क्या होता है क्यू नॉट, तो फोर्स यहाँ पे ये चीज देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है ये होता है, तो इसको बोलेंगे के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। तो यहां से देखेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यही कूलम्ब्स लॉ था। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता था, कूलम्ब्स लॉ ये चीज बोलता है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो Q1 Q2 के बराबर होता है। तो Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q1 है, ये Q2 है, और फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है आर का स्क्वायर के बराबर होता है। आर का स्क्वायर के जो है कितना आर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या है कि कूलम्ब्स लॉ तो है स्केलर फॉर्म में, अगर हम इन वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें कि इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म हमको क्या पता है कि कोई सा भी फोर्स होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ क्या होता है फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास है के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब हमें डायरेक्शन चाहिए, तो हमें ये चीज पता है कि यहां से ये चीज देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वही फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अब मैं उसको उल्टा बोल रहा हूँ, मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब यह है कि इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसे ही फोर्स का डायरेक्शन होगा। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि हमने जो स्फीयर कंसीडर किया है, तो स्फीयर के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हमारा इतना होता है, लेकिन हर एक पॉइंट के ऊपर का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमेशा क्या होता है आउटवर्ड होता है। इसका मतलब यह है कि ये हमारा आउटवर्ड है, यानी रेडियली आउटवर्ड है। इसका मतलब यह है कि रेडियली आउटवर्ड का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड की तरफ होगा, यानी रेडियली आउटवर्ड होगा। तो मैं ये बोलूंगा कि डायरेक्शन जो होता है वो होता है रेडियली आउटवर्ड। डायरेक्शन जो होता है वो रेडियली आउट होता है। तो यहां से ये चीज प्रूफ हो गई। अच्छा, एक चीज और वो पूछता है प्रूफ का। तो देखिए ये चीज पूछता है कि प्रूफ गॉस लॉ। सबसे पहली बात है कि गॉस लॉ का जो प्रूफ होता है, मेरे को तो नहीं लगता कि गॉस लॉ का जो मतलब कि किसी भी लॉ का प्रूफ होता है ना, लेकिन हम लोग ने क्या करते हैं एक स्पेशल केस मान के गॉस लॉ को प्रूफ कर देते हैं। लेकिन मैं ये चीज बोलूंगा कि जो बोर्ड में पूछता है कि गॉस लॉ को प्रूफ करें, मैं ये चीज बोलूंगा कि गॉस लॉ को आप किस तरह प्रूफ करते हो। गॉस लॉ को आप पढ़ते हो कि एक मान लें कि गॉसियन सरफेस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं स्फीयर, उसके बीच में हम लोग क्या कहते हैं सेंटर पे एक क्यू चार्ज रख लेते हैं, तो हम लोग आसानी से गॉस लॉ कहते हैं प्रूफ कर देते हैं। लेकिन गॉस लॉ सिर्फ स्पेसिफिक केस के लिए थोड़ी नहीं, गॉस लॉ तो यूनिवर्सल है, किसी भी क्या जाता है केस के लिए वो वैलिड होता है। लेकिन अगर हम लोग ये चीज बोले कि आपने जितना काबिलियत से किसी स्फीयर के ऊपर का जो इलेक्ट्रिक गॉस लॉ यूज करके, यानी कहने का मतलब स्फीयर को यूज करके गॉस लॉ प्रूफ किया था, मैं बोलूंगा कि अगर कोई रेंडम अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दे, आप उसमें गॉस लॉ को प्रूफ करके बताओ, क्योंकि प्रूफ जो होता है वो हर केस में आप प्रूफ कर सकते हो।
तो आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए अब चूंकि बोर्ड पूछता है तो हम लोग उस चीज को जवाब दे सकते हैं। लेकिन अब यहां पे देखिए, अब ये चीज बोला है कि गॉस लॉ को यूज करके कूलम्ब्स लॉ फार्मूला को यूज करो। मैं ये चीज बोलूंगा कि मैं कोई रेंडम अगर ऑब्जेक्ट लिया होता फिर उसमें गॉस लॉ को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ नहीं कर पाते। तो ये चीज मतलब कि बोला 100% सत्य नहीं है। एक स्पेशल केस को यूज करके हम इस चीज को सत्य मान सकते हैं। जैसे कि गॉस लॉ को बहुत लोग क्या करता है, स्फीयर मान के कर लेता है। तो हम लोग सबसे पहले आपको वही चीज बताया था, यानी गॉस लॉ को स्टार्ट करने से पहले मैंने जो प्रॉब्लम किया था वो क्या था, वो था गॉस लॉ का प्रूफ था। अब मैंने उसको क्वेश्चन के फॉर्म में कर दिया, वो अलग सी बात है, लेकिन वो क्या था, गॉस लॉ का प्रूफ था। लेकिन गॉस लॉ का प्रूफ था, उसमें हम लोग एक स्पेशल केस लेके गॉस लॉ को प्रूफ कर दिया था। लेकिन गॉस लॉ जो लॉ होता है उसको हर केस में आप लोग प्रूफ कर दो, आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होता है कि जो स्टेटमेंट है, जो लॉ है वो लॉ है, किसी कोई दूसरा किसी तीसरा से हम लोग उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, सर्टेन केस से आपको अगर स्कूल में मार्क्स लेना है तो आपको हम लोग को यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके एप्लीकेशन को यूज करते हैं। अब सबसे पहली बात है कि एप्लीकेशन क्या होता है। तो ये चीज देखें कि इसमें हम लोग किए क्या है, इसमें हम लोग ये चीज किए कि गॉस लॉ को, सिंपल सा गॉस लॉ को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर लिए हैं। क्योंकि इसके बाद से तो हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन से यूज किए। यहां तक हम लोग ने क्या यूज किया, यहां तक हम लोग ने गॉस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफिनीशन से हम लोग क्या किया, यहाँ पे फोर्स निकाल लिया। मैंने क्या बोला कि गॉस लॉ को यूज किया, गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग ने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग ने फोर्स निकाल लिया, है ना। तो बेसिकली ये चीज देखा था कि इसमें हम लोग ने गॉस लॉ को कहां तक यूज किया, गॉस लॉ को हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यूज किया। तो जो एप्लीकेशन होता है एक्चुअली में वो ये होता है कि गॉस लॉ का जो यूज होता है वो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए यूज करते हैं। क्या मेरे लाल, मैंने क्या बोला, फिर से समझने की कोशिश करो कि जो गॉस लॉ का यूज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यूज करते हैं, बाकी कोई दूसरा उसमें यूज नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि उस चीज को यूज करने से पहले हम आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद से हम लोग क्या करें, उसका एप्लीकेशन यूज करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है, वो ये है कि हम लोग जो इसको यूज करेंगे वो अब कंटिन्यूअस बॉडी को यूज करेंगे। अब कंटिन्यूअस बॉडी क्या, उस चीज को समझने की कोशिश करिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एप्लीकेशन, पहले स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ, हेडिंग डाल लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ का एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ये है मेरा हेडिंग। लेकिन सबसे पहली बात है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब सबसे पहली बात है इंपॉर्टेंट पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट का पहला ये चीज होता है कि हम लोग ने क्या किया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हम लोग ने एक्सटेंडेड बॉडी का नाम सुना हो, जैसे एक सपोज मान लो पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लो पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट है यहाँ पे रखा है, तो एक प्रकार का क्या है, पॉइंट चार्ज है। लेकिन कोई ऐसा भी चीज हो सकता है कि हम लोग ने क्या किया कि जो चार्ज है उसको पूरे एक बॉडी में जकड़ दिया है, यानी पूरे बॉडी में उसको हम लोग ने फैला दिया है। जैसे कि हम लोग के पास ये चीज़ है कि हम लोग ने ये जो चूड़ी देखते हैं, चूड़ी, कोई चूड़ी में ये चीज़ देखते हैं कि कहीं पे क्या लगा रहता है कि क्या बोलता है, कहीं पे मोती वगैरह लगा रहता है, कहीं पे वो क्या बोलते हैं उसको, रोल गोल का, अरे हीरा टाइप का होता है ना, वो लगा रहता है जो चमकते रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, चूड़ी के अंदर वो सारी चीज़ को हम लोग नग वगैरह को लगा देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि चूड़ी के ऊपर हम लोग ने नग को लगा देता है। उसी तरह क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को लगा देते हैं, है ना। अब वो कैसे, तो सबसे पहली बात है यहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूअस बॉडी को पढ़ने वाले हैं। कंटिन्यूअस बॉडी में भी हम लोग क्या करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो फर्स्ट होता है लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
है ना, लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात है लीनियरली मतलब होता है एक लाइन में। मैं बोलूंगा लीनियरली का मतलब होता है एक लाइन में। चार्ज का मतलब होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक लाइन में चार्ज को रखा गया होगा या चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो ये चीज है, ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सिंपल सा मतलब कि सपोज मान लेते हैं हम लोग ने एक तार को, वायर को या रड को, कोई सा भी हो सकता है ना, कहीं पे वायर लिखा रहता है, कहीं पे तार लिखा रहता है, कहीं पे रड लिखा रहता है। तो इसमें जो वायर होता है या फिर चार्ज होता है या फिर कुछ होता है, हम लोग ये चीज मानते हैं कि उसका जो लेंथ है ना, उसका जो चौड़ाई है यानी विड्थ है, वो क्या है? ऑलमोस्ट जीरो है या नेग्लिजिबल टू जीरो है। समझ रहे हैं ना? यानी जीरो के आसपास है, यानी अप्रोचिंग टू जीरो है या फिर नेग्लिजिबल है। उस केस में हमारे पास क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लेंथ होता है, तो उसमें बोल रहे हैं कि लिनियरली होगा वो एक लाइन में। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मान लीजिए हमारे पास क्या है? चार्ज है। इसमें पूरा हम लोग ने क्या किया? पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, निगेटिव चार्ज भी रख सकते हैं। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि इसके ऊपर इसका लेंथ कितना है? ये एल लेंथ का है, और जो चार्ज है क्यू चार्ज, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना। अब मैं ये चीज पूछना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है? अब ये जो हमारे पास सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास पेन है, इस पेन है, ये क्या बोले, इस पेन में हम लोग लीनियरली क्या कर रहे हैं? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर, यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज, पूरे लेंथ में क्या है? चार्ज है। अब मैं ये चीज बोलूंगा चाहूंगा कि अगर सपोज मान ले nth लेंथ में क्यू चार्ज है, एल लेंथ में क्यू चार्ज है, तो किसी एक छोटे से पोर्शन में कितना चार्ज होगा, वो चीज अगर कैलकुलेट किया जाए तो फिर कैसे होगा? तो सबसे पहली बात है कि जो लिनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेमडा। लेमडा क्या होता है? लेंथ पर यूनिट, नहीं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि इसको कहा जाता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी जो चार्ज को है पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, यानी कहने को कहता है कि टोटल चार्ज को टोटल लेंथ में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन जो सबसे जनरल फार्मूला होता है वो हम लोग ये चीज देखते हैं कि छोटा सा चार्ज छोटे से लेंथ में जो डिवाइड होता है वो एक्चुअली मीनिंग होता है, या फिर इनको बोलेंगे ये होता है जनरल फॉर्म। मैंने इसको क्या बोला? जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियरली डिस्ट्रीब्यूशन का? कि वो होता है Q डिवाइडेड बाय L, यानी क्या होता है? ये चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं लेमडा। लेमडा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ का। अगर आपसे ये चीज पूछा जाए कि किसी भी x लेंथ में ये चीज पूछा जाए कि सपोज मान लेते हैं ये हमारा क्या है? एक जनरल लेंथ है, कोई सा भी एक लेंथ को ले लेते हैं, इसके अंदर चार्ज कितना होगा? ये चीज पूछा जाए कि चार्ज इसके अंदर वो कितना होगा, मान लेते हैं क्यू एक्स, वो कितना होगा? अगर आपसे ये चीज पूछा जाए तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसको सिंपल हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है? लेमडा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू एल, यानी एक छोटे से क्या जाता है? छोटे से लेंथ में छोटा सा चार्ज है। मैं बोलूंगा छोटे से लेंथ में छोटा सा चार्ज है, इसका मतलब यह है कि बड़े से लेंथ में बड़ा सा चार्ज होगा। तो इसको कैसे देखा जाए? तो हम ये चीज देखते हैं कि देखिए ये क्या है? चार्ज है, ये क्या है? लेंथ है। और मैं ये चीज बोलूंगा कि इसको अगर लेंथ से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चार्ज, यानी डी क्यू जो होता है हमारे पास, इसको हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा इंटू डी एल, तो यहाँ से हम लोग को चार्ज आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। अब मैं बोलूंगा लेमडा की जगह पे क्या लिखेंगे? तो लेमडा की जगह पे लिखेंगे टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो ये क्या लेमडा की जगह पे क्या होता है? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, और मल्टीप्लाई बाय क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स का मतलब होता है कोई सा भी जनरल, मैं बोलूंगा जनरल लेंथ, जनरल लेंथ। ये हमारे पास क्या है? जनरल लेंथ। जनरल लेंथ का मतलब ये होता है कि जितने लेंथ में आप चाह रहे हो उतने लेंथ में आपको क्या चाहिए? एक्स को चाहिए। सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? चार्ज इन एक्स लेंथ। मैं बोलूंगा इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं कि चार्ज इन एक्स लेंथ। चार्ज क्या है? एक्स लेंथ में, है ना। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे? अगर मैं ये चीज बोलूंगा कि अगर आपको हाफ लेंथ में चाहिए तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? L/2। मैं बोलूंगा अगर आपको हाफ लेंथ में चाहिए तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? L/2। तो अगर आप L/2 रखोगे तो क्या होगा? L/2, L से L कट गया, Q/2 आ गया।
एकदम परफेक्ट क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। इसका मतलब ये है, अगर सपोज मान लेते हैं कि हमको फुल लेंथ में चार्ज चाहिए, तो फुल लेंथ में क्या होगा, x के जगह पे क्या रखेंगे, l। इसका मतलब ये है कि आपको जितना क्या लेता है चार्ज चाहिए, उतने लेंथ को आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लो, कि जितने लेंथ में आपको चार्ज चाहिए उतना चार्ज आपको मल्टीप्लाई कर दो। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लीनियरी चार्ज डेंसिटी। उसके बाद से जो दूसरा होता है बाबू हमारे पास, वो होता है, ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, क्या बोला, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं इसको, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, या लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज। अब डेंसिटी भी बोलते हैं इसको, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे भी इसको बोलते हैं हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हम इसको बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। है ना, इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि लेंथ में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये सरफेस चार्ज का मतलब क्या होता है, सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो सरफेस का मतलब ये हो गया, सपोज मान लो हमारे पास रेक्टेंगल होगा, है ना, कोई रेक्टेंगल होगा, ट्रायंगल होगा, या कुछ भी होगा, उसमें हम लोग क्या करना है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार का पूरे लेंथ में, यानी पूरे क्या बोले सरफेस में क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसी तरह हमारे पास होलो चार्ज हो सकता है, यानी होलो स्फीयर है, इसको बोलेंगे होलो स्फीयर, होलो स्फीयर। अब इसमें भी क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सरफेस डेंसिटी। इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सरफेस डेंसिटी बोलते हैं। तो हम ये चीज बोलेंगे कि इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं कि चार्ज यानी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया विच इज इक्वल टू डी क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय डी एरिया, यानी पूरा टोटल चार्ज पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब ये क्या है, छोटा सा चार्ज छोटे से एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसी को बोलते हैं। अच्छा, इसका अगर हम लोग ये चीज देखें, सॉरी, अगर इसका यूनिट देखें तो क्या होगा, कूलम पर मीटर। इसमें ये चीज देखेंगे तो क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अरे यही होगा ना इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से इस चीज को हम लोग लिख लेंगे, इस चीज को बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसको कैसे यूज करते हैं, देखिए जितना आपको लेंथ का, अब हमें अगर सपोज मान चार्ज चाहिए, तो अगर हम चार्ज निकालेंगे तो ये क्या हो गया, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा इंटू एरिया। अब हमें ये चीज चाहिए कि जितना आपको चार्ज चाहिए, यानी जितने एरिया में आपको चार्ज चाहिए उतने एरिया से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरह हम लोग चीजों को निकाल सकते हैं आपके क्या लेता है यूज करके। अब जो तीसरा होता है वो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जो तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है ना, जो कि सॉलिड स्फीयर है। मैं बोलूंगा इसको क्या बोला है, सॉलिड स्फीयर है, या फिर सॉलिड स्फीयर है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी इसके अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर क्या है, पूरा चार्ज भरा हुआ है। या फिर सपोज मान लें इसमें से हम ये चीज बोल सकते हैं पूरा चार्ज भरा है, या फिर सपोज मान लेते हैं ऐसा कौन है, इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, पूरा चार्ज क्यू भरा हुआ है। तो इसमें हम लोग ये चीज देखते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं। ये जो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है, जैसे ये क्या था लेमडा, ये क्या था सिग्मा, ये हमारे पास रो को हम लोग क्या यूज करते हैं, रो को हम लोग यूज करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए। तो ये जो होता है टोटल चार्ज,
मैं बोलूँगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, या छोटा सा चार्ज डिवाइडेड बाय छोटा सा वॉल्यूम। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, चार्ज डेंसिटी। यानी आपको जितना चाहिए, अच्छा इसका यूनिट जो होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। यानी कि जितना आपको चार्ज चाहिए उतना क्या करेंगे, आपको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्यू चाहिए, यानी क्यू चार्ज चाहिए, तो क्या रो मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, चार्ज आ जाएगा। यानी जितने इसके वॉल्यूम में आपको चार्ज चाहिए उतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, चार्ज आएगा। तो इसको बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लोग अभी यूज करने वाले हैं इसके एप्लीकेशन में। पहला चीज जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, अब हम इस चीज को समझते हैं। वी कैन यूज गॉस लॉ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन स्पेसिफिक केस। यानी हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ को यूज करेंगे कुछ स्पेसिफिक केस के लिए। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गॉस लॉ जो होता है वो अप्लीकेबल हर एक, मैंने कहने का मतलब है कि हर एक क्लोज सरफेस के लिए अप्लीकेबल होता है, लेकिन हर एक क्या जाता है केस में हम लोग गॉस लॉ को यूज नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग एक ऐसे चीज को कैलकुलेट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हम लोग फार्मूला के अंदर क्या होता है, बाहर निकाल लेते हैं। जैसे इससे पहले वाले केस में क्या था कि कांस्टेंट फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन हर एक सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता है, इसलिए हम लोग बाहर नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए क्या करता है, ये तो वैलिड हर जगह होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ वैलिड एवरीवेयर, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको सर्टेन केस में ही यूज कर पाते हैं और सब केस में यूज नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। अब इसका जो अगर एग्जाम्पल देखना चाहें, सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है ना, ये सिंपल सा क्यूब है ऐसे, ये हमारे पास क्यूब, दिस इज ए क्यूब्स। अब ये सपोज मान लीजिए यहाँ पे क्यूब रखा है। अब आपसे ये चीज पूछा जाए कि गॉस लॉ को यूज करके यहां से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। यानी एप्लीकेशन में हम लोग ये चीज देखते हैं कि मैक्सिमम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आपसे ये चीज पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सपोज मान लेते हैं यहाँ पे या फिर कहीं पे भी, हम इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, गॉस लॉ को यूज करके हम लोग इसमें यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, या मैं बोला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन E.dA। ये हमारे पास हो गया। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन E.dA। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि यहां से अगर हमें ये चीज पता है वो क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए Q तो हमारे यहाँ पे पता है क्लोज सरफेस के अंदर, यानी इनक्लोज्ड है हमारा, वो तो हमें पता है, क्यूब एप्सिलॉन भी पता है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो नहीं निकाल सकते। इसलिए नहीं निकाल सकते हैं कि ये वाला चीज हमारे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम इसका एरिया, इसका क्लोज एरिया हमको तो पता ही है कितना होगा, इसका अगर क्यूब होगा तो क्या करेंगे, वो हमारा होगा कितना हो, 6a² है ना, ये अगर साइड एक्स का ए है तो यहाँ से। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बाहर नहीं निकाल पाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर नहीं निकाल पाएगा तो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसमें यूज नहीं कर पाएंगे। while choosing Gaussian surface for calculation of electric field, ensure that electric field and dA यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर मैक एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री पेरीफेरी है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को यूज करें, यानी इसको कैलकुलेशन करें, तो हमेशा एक बात का ख्याल रखें कि जो का उसका डायरेक्शन होना चाहिए, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम 180 डिग्री या फिर 90 डिग्री या फिर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। अब इसका क्या मतलब है, देखिए अगर सपोज मान लेते हैं कि हम ये जो क्यूब है, इसी में आपको समझा देते हैं। अगर मैं ये चीज बोलूंगा कि हमें ये चीज यूज करना है तो हमें एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे, लेकिन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है। तो ये है हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये हमारा क्या है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो यह है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यह है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अच्छा यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन,
दोनों का क्या है, अलग अलग। तो ये इसमें इस केस में क्या होता है कि हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे, हम इसका कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे, यानी ई डॉट ए हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम ई का वैल्यू नहीं समझ पाएंगे, ए का वैल्यू नहीं समझ पाएंगे, तो ई हमारा बाहर नहीं निकल पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस केस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं क्या कि सपोज मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, क्यू चार्ज है। क्या मैंने बोला, क्यू चार्ज है। अब इस क्यू चार्ज के चारों तरफ मैंने क्या बोला, एक स्फीयर को कंसाइडर कर लिया। अगर मैं स्फीयर को कंसाइडर करूंगा तो इसमें ये चीज़ देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन क्या है, 0 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, इस केस में यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये बोलूँ, यहाँ ये पॉइंट देखिए, इधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर क्या होगा, एरिया वेक्टर। तो इस केस में भी हम लोग क्या कर यूज कर लेंगे, इस केस में भी हम यूज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि जब हम इसको यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए क्या है, ये यूजफुल है। यानी जब भी हम लोग यूज करें तो क्या हमें याद रखना चाहिए कि या तो 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, या फिर 180 डिग्री हो। ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा जब हम इस चीज को यूज करें। अच्छा, जो थर्ड पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट मान लेते हैं, वो ये बोलता है कि यूज ऑफ द सिमेट्री। यानी जब हम लोग गॉस लॉ को यूज करें तो हमें क्या यूज करना चाहिए, यूज आइडिया ऑफ सिमेट्री। हमें आइडिया ऑफ सिमेट्री को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। अब आइडिया ऑफ सिमेट्री क्या होता है, देखिए, अगर मैं ये चीज बोलूंगा कि यहां पे क्यूब है ना, अब ये क्यूब है। अगर इस केस में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करना होगा तो हमें इस शेप को यूज नहीं करना चाहिए, हमें इसको यूज करना चाहिए। यानी इसको नहीं यूज करके किसको यूज को करेंगे, क्योंकि ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लेते इस पॉइंट पे चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्या गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लेंगे। तो जैसे गॉसियन सरफेस को हम लोग क्या करेंगे, क्यूब को हटा के अगर हम स्फीयर कंसीडर करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। या वो हो गया। या दूसरा बात ये है कि सपोज मान लीजिए यहाँ पे क्यू चार्ज है, ठीक है। अब क्यू चार्ज के ऊपर हम लोग क्या, कोई सा भी एक रेंडम हम लोग क्या करें, एक डायरेक्शन को ले ले। या सपोज मान लें यहाँ पे भी एक क्यूब है, अब हम लोग क्या करें, ये जो क्यूब है वो कोई ऐसे भी ले ले, ऐसे डायरेक्शन में, तो हर एक डायरेक्शन में यूजफुल नहीं होगा। लेकिन यहीं पे अगर हम ये चीज बोलें कि यहाँ एक क्यूब ले लें और आपसे ये चीज बोले कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लो, मान लें ये पॉइंट पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है, तो हम लोग गॉस लॉ को यूज करके आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हम लोग क्या करते हैं, यूज नहीं कर पाएंगे गॉस लॉ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो हमें सिमेट्री का यूज करना आना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। सबसे पहली बात है कि एप्लीकेशन में यूज करेंगे तो सबसे पहली बात है कि गॉस लॉ का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। किसका, सबसे पहले पॉइंट चार्ज का। और ये आपका बोर्ड में भी पूछता है। तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, पॉइंट चार्ज को। तो सबसे पहले क्या होगा, पॉइंट चार्ज। तो जो हमारा क्या आएगा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पॉइंट चार्ज, है ना। तो मैं लिखूंगा क्या होगा, 4 पॉइंट चार्ज, कैलकुलेट द calculate the electric field, calculate the electric field due to point charge by Gaussian surface, by Gauss law। गॉस लॉ को यूज करके हमें ये चीज फाइंड आउट करना है। अब हम लोग कैसे करेंगे उस चीज को देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को समझने के लिए एक क्यू चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, क्यू चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं। इस यहाँ पे इस क्यू चार्ज को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो हमें गॉस लॉ को यूज करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लेते हैं किसी भी आर डिस्टेंस पे हम लोग चल गए, कोई सा भी एक जनरल पॉइंट आर है ना। तो ये पॉइंट है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज होगा यहाँ पे,
है ना। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, यानी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें ये चीज पता है पहले से, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ने पॉइंट चार्ज का निकाले, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन फिर भी हम गॉस लॉ को यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस को कंसिडर कर लेते हैं। क्या किया मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस को, इसको मैंने क्या कंसिडर किया, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ये है गॉसियन सरफेस। कौन सा है गॉसियन सरफेस, एस्फेरिकल, एस्फेरिकल गॉसियन सरफेस तो है पर एस्फेरिकल है ना। अब हमें क्या करना है, ये कहा जाता है पॉइंट चार्ज की वजह से। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि इस पॉइंट को आप कंसीडर कर लो, इस पॉइंट से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ जाते हुए नजर आएगा। लेकिन अब यहाँ पे ये बोलेंगे कि जो यहाँ पे एक जो जिस पॉइंट से वो भाग रहा है, यानी जिस पॉइंट से वो जा रहा है, वहां पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर भी होगा। तो मैं ये चीज बोलूंगा, इसको मैं बोलता हूँ कि इसका जो है ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, यानी एंगल बिटवीन ई एंड डी है, ई एंड उसके बीच का एंगल कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब ये होगा cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1 cos 0 का वैल्यू। अब ये चीज अपने पास, तो हम लोग क्या करेंगे, अब गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो गॉस लॉ के हिसाब से क्या होता है, वो ये होता है कि क्लोज, वो बोलता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए विच इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या है, गॉस लॉ बोलता है। अब ये चीज हमें चीज दिया है, ये है एफ नेट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम ये चीज बोलेंगे कि हम इन दोनों को यूज करते हैं। हाँ, हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं ये जैसे ये करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू डी ए इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही चीज है हमारे पास। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि हमको ये चीज पता है कि इस चीज को, यानी डॉट प्रोडक्ट को हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इंटू cos थीटा q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आया। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूरे सरफेस पे क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो, बाहर निकल जाएगा। तो मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लूंगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, डी एरिया इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्यू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्लोज सरफेस, हमें ये चीज पता है कि यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। तो यहाँ से ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो क्लोज इंटीग्रल डी इंटू ए, क्योंकि cos के जगह पे क्या लिख लेंगे, q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ये चीज पता है कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है, समेशन ऑफ एरिया वेक्टर, वो क्या होता है, नेट एरिया वेक्टर, वो 0 होता है। लेकिन उसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो वो सरफेस के बराबर होता है, एक्चुअल सरफेस के बराबर होता है। तो इसी चीज को मैं यहाँ से लिख लूंगा, वो लिखूंगा, वो ये चीज लिखूंगा क्या है, इसका एक्चुअल सरफेस का एरिया कितना है, वो होगा मेरा 4 पाई आर स्क्वायर। तो होगा सरफेस एरिया जो होगा स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस आर है तो वो हमारे पास कितना होगा, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया है वो हमारे पास कितना होगा, इसको हम लोग नीचे फेंक देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू 4 पाई आर स्क्वायर, वो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। तो इस चीज को अब हम लोग क्या, देखिए अब हम ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं, के, यानी के का वैल्यू अगर हम लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है किसी भी वैक्यूम में या फिर एयर में। तो मैं यहाँ से ये चीज लिखूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और हमें यही चीज चाहिए होता है ना। लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा स्केलर फॉर्म आ गया, यानी किसी भी r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, वो होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी ये क्या हमारा स्केलर फॉर्म। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं हमें वेक्टर फॉर्म अगर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे कि हमें ये चीज पता है कि किसी भी वेक्टर को क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड और इनटू उसका डायरेक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे यही होगा ना। अब हमें ये चीज बोलूंगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या हो गया, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया मैग्नीट्यूड। अगर मैं ये चीज बोलूंगा इसका डायरेक्शन निकालना है, तो इसका डायरेक्शन किधर होता है, तो इसका डायरेक्शन होता है रेडियली आउटवर्ड, यह है। अब मैं ये चीज बोलूंगा यहाँ से क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ होता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ से ये चीज बोल सकता हूँ कि रेडियली आउटवर्ड यानी डायरेक्शन का हम लोग बोल रहे हैं, तो डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन जो होगा हमारा वो होगा रेडियली आउटवर्ड, वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो ये चीज हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड लेते हैं, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ को यूज करके किसी भी इनफाइनाइट जो हमारे पास वायर होता है, उस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग मिटाते हैं और 2 नंबर को लेते हैं। तो पॉइंट चार्ज के लिए हो गया, तो दूसरा होगा वो इनफाइनाइट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज। वो चीज देखिए, तो जो दूसरा होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। अब इनफाइनाइट वायर क्या होता है, देखिए इनफाइनाइट जो टर्म होता है वो क्या होता है, रिलेटिव टर्म होता है। मैं हम लोग के पास या दुनिया में कोई भी इंसान आज तक पैदा ना हुआ होगा जिसके पास इनफाइनाइट वायर है, लेकिन रिलेटिवली होता है। अब सपोज मान लेते हैं कि च्यूटी है, अब च्यूटी के सामने अगर हम इसको रख लेंगे तो ये च्यूटी के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट लॉन्ग हो जाएगा, है ना, लेकिन हमारे लिए क्या है, बहुत छोटा है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, इसका मतलब वो चीज है रिलेटिव टर्म। अब ये चीज अगर च्यूटी एकदम इसके पास खड़ी हो जाए तो उसको ऐसे देखेगा तो लगेगा उसको इन्फिनिटी तक गया है, और नीचे देखेगा तब भी क्या होगा, उसको लगेगा इन्फिनिटी तक, क्योंकि उसको उसका कोई अंत नहीं होगा। समझ आ रहा ना, इसलिए ये जो टर्म होता है वो रिलेटिवली टर्म होता है, यानी रिलेटिव टू किसको बोलेंगे हम लोग, इसके क्या लेते हैं, रिलेटिव टर्म होता है। मतलब कहने का मतलब इन्फिनिटी तो नहीं होता है वायर, लेकिन इनफाइनाइट हम लोग बोल सकते हैं किसके, रिलेटिवली बोल सकते हैं। अब ये चीज देखिए, सपोज मान लेते हैं कि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक वायर है जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ऐसे क्या दिखला रहा है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, है ना, कोई सा भी एक जनरल अगर हम लोग ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, यहाँ हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं r डिस्टेंस पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उनका ये चीज पता है कि अगर ये रड है तो वायर जो है वो क्या होगा, चार्ज्ड वायर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, चार्ज से होगा, जहाँ चार्ज होगा वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, इसके ऊपर चार्ज्ड होगा, ये हमारे पास क्या है, चार्ज्ड, यहाँ पूरा चार्ज्ड होगा, यहाँ पूरा चार्ज होगा, और इसका जो लेमडा होता है वो क्या होता है, चार्ज्ड कूलम पर मीटर। ये हम लोग आपको बता रखे थे, वो क्या था, Q डिवाइडेड कूलम पर मीटर, यानी क्या दे रखा है कि लेमडा दे रखा है, लेमडा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें दे रखा है, जो हम इससे पहले पढ़े थे। अब वो क्या है, अब हमें इसका कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ, डायरेक्शन तो हमें पता चल गया, इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हमेशा क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। अब हमें ये चीज कैलकुलेट करना, हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट करने के लिए एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, दिस इज ए गॉसियन सरफेस, ऐसा कोई इमेजिनरी सरफेस हमने कंसीडर कर लिया। तो ये चीज को हम लोग बोलेंगे क्या है, गॉसियन सरफेस। तो ये जो हमारा होता है वो होता है गॉसियन ये हमारा गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पे गॉसियन सरफेस है, हमें ये चीज पता है कि गॉसियन सरफेस में अगर हमें ये चीज पता है कि ये और ये, यानी अगर हम इसमें फ्लक्स कंसीडर कर लें, यानी कहने का मतलब कि नेट फ्लक्स जो होगा हमारा, नेट फ्लक्स जो होगा क्लोज्ड सरफेस का होगा, क्लोज्ड सरफेस का होगा,
है ना। अब क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्या होगा, अगर हम इसको और इस कर्व पार्ट को यानी तीन सरफेस को अगर हम लोग टोटल मान लेंगे तब हमारे पास क्या होगा, क्लोज्ड सरफेस। इसका मतलब यह है कि इसको बोलेंगे एरिया वेक्टर 1 और इसको बोलेंगे एरिया वेक्टर 2 और इसको बोलेंगे वो कितना हो गया, एरिया 3। अब इसको एरिया 3, इसका क्या मतलब है, तो हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि इसको बोलेंगे अपवर्ड एरिया, अपवर्ड, इसको बोलेंगे डाउनवर्ड, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला, और इसको बोलेंगे कर्व्ड, यानी अगर हम इसको बोलें तो इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व्ड बोल देंगे, है ना, क्योंकि ये क्या है, हमारा कर्व वाला पार्ट है। अब हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू हमारा पास क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड चार्ज यानी ई एन यानी इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पता करना है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है, मतलब क्या है कि नेट जो क्लोज सरफेस का होता है वो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि ये जो चीज होता है ना, क्या कहते हैं, फ्लक्स एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि सबको हम लोग अलग अलग सिंपल जोड़ सकते हैं, जैसे 5 + 10 + 15 कितना हो गया, 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया, है ना। ये क्या मतलब सिंपल जोड़ दिए। लेकिन अगर यही चीज बोलें कि इधर चार मान ले कि अगर हम लोग को वेक्टर में जोड़ना है तो मान ले 4 डिस्प्लेसमेंट इधर है, 5 डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो ये क्या होगा, कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने कि 4 और 5 कितना हो जाएगा आपको, 9 नहीं होगा, वो कुछ और हो जाएगा। तो ये वेक्टर होता है। लेकिन स्केलर में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो हम स्केलर में डायरेक्ट ऐड कैसे करते हैं उस चीज को देखिए। अब इस जो चीज होता है ना, ये प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है एफ नेट। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। अब मैं ये चीज बोलूंगा, ये वाला जो चीज है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं उस चीज को देखिए। तो मैं बोलूंगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए विच इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा कि क्या लेता है, ई डॉट डी ए ऊपर अपवर्ड, अपवर्ड माने ऊपर वाला सरफेस, प्लस ई डॉट डी ए डाउनवर्ड, यानी क्या होगा, डाउनवर्ड सरफेस, अपवर्ड सरफेस और डाउनवर्ड सरफेस, प्लस में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, इसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस। क्या होगा, ये कर्व सरफेस। यानी कहने का मतलब है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी क्लोज इंटीग्रल जो होता है ई डॉट डी ए विच इज इक्वल टू, अब मैं बोलूंगा ये क्या है, क्लोज्ड है, लेकिन ये क्या है, सिर्फ इस पार्ट का, ये क्या है इस पार्ट का, और ये क्या है इस पार्ट का, तीनों पार्ट का अलग अलग है। अब ये सबको अगर जोड़ देंगे तो इसके बराबर होगा, और यही किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले क्या है कि ये अपवर्ड, डाउनवर्ड और क्या लेता है कर्व पार्ट का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसको क्या करेंगे, वही नेट फ्लक्स के बराबर यानी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा। उसको कैसे सोचते हैं उस चीज को देखिए। सबसे पहली बात है कि अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें ये कि क्लोज इंटीग्रल जो होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, तो फर्स्ट वाले का अगर हम बोले अपवर्ड, अगर अपवर्ड को देखेंगे तो क्या होगा, यहां पे ये चीज देखते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमारे पास, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखना चाहें यहां पे देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन एरिया वेक्टर हमारा क्या होगा, ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, एरिया है ऊपर, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा वेक्टर कैसा होता है, एरिया के परपेंडिकुलर। अगर मैं बोलूंगा ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार का एरिया, ये उसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये है कि यहां से हम लोग ये चीज देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल होता है वो कितना है, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहां से ये चीज देखेंगे। अब हम मैं बोलूंगा कि किसी भी डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री होता है तो कॉस का क्या वैल्यू कितना होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0। इसका मतलब ये हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा यहाँ से ये चीज देखेंगे, यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है, तो अभी इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसका कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि कर्व सरफेस मान लेते ऐसे है। तो यहाँ पे अगर सपोज मान ले इसके ऊपर एक चार्ज जा रहा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, एरिया वेक्टर भी ऐसे निकलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, एरिया वेक्टर भी ऐसे जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे। तो यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम हो जाएगा।
तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो ये यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0 का वैल्यू 1। तो यहाँ से ये चीज देखेंगे कि अगर हम वो यह चीज बोलेंगे कि क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए का अगर हम खोल दें तो हमारे पास क्या होगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड और कर्व आएगा। तो हम ये चीज देखेंगे कि जो अपवर्ड होता है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 0, और जो डाउनवर्ड होता है वो भी हमारा कितना होगा, 0। इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो होगा वो बराबर होगा ई डॉट डी ए के। तो यहाँ पे बोलूंगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ई डॉट डी ए कर्व के बराबर होगा। वही किसके बराबर होगा, हम क्लोज इंटीग्रल ई डॉट किसके बराबर होता है, क्यू इनसाइड क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इसके बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे ये देखेंगे पूरे कर्व सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि यहाँ से देखेंगे r डिस्टेंस पे अगर जाएंगे, पूरा सिलेंडर हमारा r डिस्टेंस पे है, तो हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, dA का मैग्नीट्यूड इंटू क्यू ई एन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखेंगे तो इसका कर्व का वैल्यू कितना होता है, तो हमें ये चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो कि कितना होता है, 2 पाई आर इंटू लेंथ। अरे कितना होता है कर्व सरफेस, 2 पाई आर। अब एक 2 पाई आर क्या होता है, वो होता है एक क्या होता है कर्व, हमारा पेरिफेयर, उसके ऊपर एक और उसके ऊपर एक और उसके ऊपर रखते जाएंगे तो हमारा कितना होगा, इसका जो कर्व सरफेस का एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू, मान लेते हैं ये हमारा कितना है, एल लेंथ का है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारे पास कितना है, एल लेंथ का है। तो ये हमारा हो जाएगा एल लेंथ इंटू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ये होता है कि क्यू इनक्लोज्ड हमें नहीं पता है, तो क्यू इनक्लोज्ड निकालना पड़ेगा, यानी इतना लेंथ जो है वो इसके अंदर है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो क्यू इनक्लोज्ड जो होता है, क्यू इनक्लोज्ड जो होगा वो हमारे पास कितना होगा, वो होगा हमारे पास, हमें ये चीज पता है कि हम इसको कैसे लेंथ पर यूनिट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग, लेमडा। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि ये हमारे पास कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू लेंथ। हमारे पास कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू लेंथ, ये हम लोग पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चार्ज की जगह इसको रख लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर एल, इसको लेंगे लेमडा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको इससे काट देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आता है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो होगा लेमडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे, 2 ऊपर मल्टीप्लाई 2 नीचे मल्टीप्लाई, तो मान लेंगे 2 करेंगे तो कितना होगा, 2 लेमडा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला आर हमारा इंटू आर, तो वो हमारे पास कितना होगा, इसको देखिए अब क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखता है के, तो लिखेंगे 2 के लेमडा बाई आर। आर हमारे पे क्या होगा, जनरल आर हमारा छोटा सा आर है, ये जनरल आर है हमारा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे जनरल आर हम लोग ने जो कंसीडर करके रखा है ना। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा आर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो कितना होगा, 2 के लेमडा बाई आर। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें यानी वेक्टर फॉर्म, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो कितना होगा, वो 2 के लेमडा डिवाइडेड बाई आर, और डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो मैं बोलूंगा रेडियली आउटवर्ड, है ना, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो ये चीज हमारे पास था। अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड लेते हैं। थर्ड में हमारा चीज क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट शीट आएगा। थर्ड में हमारा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट शीट। जो तीसरा देखेंगे इनफाइनाइट शीट, है ना। तो इनफाइनाइट शीट लेंगे, लेकिन हमें एक बात का अंडरस्टूड होगा कि नियर टू सरफेस लेंगे, है ना, नियर टू शीट होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो क्या होगा, नियर टू शीट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए एक इसके क्या बोलते हैं, एक शीट को कंसीडर कर लेते हैं। जो शीट है हमारा वो लाइक दैट, कुछ ऐसे हमारा एक शीट है ना, ऐसे। अब मैं बोलूंगा कि इसके ऊपर क्या है, चार्ज है। अब चार्ज है तभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, चार्ज है। कहाँ पे चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर चार्ज है। तो ये हमारा सब चार्ज है। इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू का कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ये जो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी चार्ज पूरे सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब
इस चीज में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सिलेंडर को कंसीडर कर लेते हैं। क्या करेंगे? एक सिलेंडर को कंसीडर। तो जैसे एक सिलेंडर को कंसीडर करेंगे तो सपोज मान लेते हैं एक सिलेंडर को कंसीडर कर ली ऐसे, और ये वाला चीज ऐसे, तो ये है हमारा सिलेंडर लाइक दैट, ये हमारा ऐसे सिलेंडर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए। ये हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म सिलेंडर को कंसीडर कर लिए। ये क्या हमारे लिए, ये है हमारे लिए यूनिफॉर्म सिलेंडर। यूनिफॉर्म सिलेंडर मतलब एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया। जो गॉसियन सरफेस है वो हमारे लिए क्या है, यूनिफॉर्म में। अब इस चीज को कैसे समझते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक शीट है, बहुत पतला शीट। अब मैं कहूँ ना इस शीट को मैंने ऐसे रखा है, यानी ये ऐसे रखा है, और इसके ऊपर मैंने ऐसे गॉस सिलेंडर बनाया है, यानी ये है शीट और ये हमारे लिए क्या है, इसके बीच में से क्या जा रहा है, हमारा गॉसियन सिलेंडर। तो ये है शीट, ये है गॉसियन सरफेस। तो मैंने क्या किया, ऐसे गॉसियन सरफेस को रख लिया, यानी शीट के अंदर ही मैंने क्या बनाया है, ऐसे शीट के अंदर ही ऐसे छेद किया और इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस को बना दिया। अब वो चीज को समझिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना गॉसियन लॉ, गॉस सरफेस की वजह से। तो सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग डिफिनीशन के हिसाब से चलेंगे कि यानी फ्लक्स नेट वो कितना होगा। तो फ्लक्स नेट जो होता है यानी किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर वो क्या होता है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, वो होगा क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA, क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA विच इज इक्वल टू Q नॉट, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें Q जो होगा वो इन चार्ज होगा, यानी चार्ज के क्लोज्ड सरफेस के अंदर वाला चार्ज। तो ये हमारा हो गया Q नेट इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू Q इन क्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये चीज है, अब इसको हम लोग को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, हम इन दोनों चीज को कंपेयर कर लेते हैं। जैसे हम इसको कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, dA विच इज इक्वल टू Q इन क्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं ये चीज बोलना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट में तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि हमको क्लोज्ड सरफेस लिखना है, तो हम इस सरफेस को, इस सरफेस को, इस सरफेस को, तीनों सरफेस को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्लोज्ड हो गया। अरे समेशन का मतलब क्या है, टोटल सरफेस। तो इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो। तो हम लोग क्या करेंगे, अब की हम लोग क्या करें, एक साथ नहीं अलग अलग करेंगे। इसलिए अलग करेंगे क्योंकि इसको अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों क्या है, फ्लैट है, ये हमारे पास कर्व है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमको इसको अलग अलग करने के लिए तो हम ये चीज लिखेंगे कि हम लोग इसको लिखने वाले हैं क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA को अलग अलग। मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dA। अब इसको बोलेंगे हम लोग क्या है, ये वाला फ्लैट 1 फ्लैट 2, इसको लिख लेंगे फ्लैट सरफेस 1, है ना। उसके बाद से क्या है, प्लस में E डॉट dA, इसको बोलेंगे फ्लैट जो होगा हमारा वो कितना होगा 2, प्लस में वो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dA, ये हमारा कितना होगा, फ्लैट के साथ कर्व्ड हो जाएगा, है ना, विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, Q इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, यही हमारे पास होगा। अब हम ये चीज देखेंगे कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों चीज को रखते हैं। अब सबसे पहली बात है कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट है, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा। अब मैं ये चीज बोलूंगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा तो इसके साथ एक एरिया वेक्टर भी होता है, वो भी क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो यहाँ से ये देखिए कि इसका एरिया वेक्टर और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखेंगे कि थीटा यानी एंगल बिटवीन, अगर हम लोग देखें यानी एंगल बिटवीन A एंड E, वो क्या होगा, वो होगा इन दोनों के बीच में, वो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कॉस का वैल्यू यहां से देखेंगे तो वो कितना हो गया, 1। यहाँ पे देखो दोनों का सेम है। लेकिन मैं इस कर्व पार्ट का बात करूंगा, तो कर्व पे देखेंगे तो कर्व का जो छोटा सा एरिया को हम कंसीडर कर ले, लेट से सपोज मान ले dA एरिया,
तो ये जो डी एरिया का होगा वो कितना होगा ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इधर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इधर और एरिया वेक्टर इधर, यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। हमें ये चीज पता है कि जब भी दो वेक्टर जो कि दोनों डॉट है उनके बीच का जो अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 0 होता है। उन दोनों उनका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो गया 0। तो अब मैं ये चीज बोलूंगा कि यहां से अगर हमें बोलूंगा कर्व के लिए तो कर्व का हमारे लिए क्या होगा 0, लेकिन इन दोनों का होगा। अब मैं ये चीज बोलूंगा मैंने यूनिफॉर्म मान रखा है और इधर दोनों का लेंथ क्या है हमारे लिए बराबर है। इसका मतलब जितना इसका वैल्यू होगा उतना इसका वैल्यू होगा। तो मैं लिखूंगा ये और ये दोनों क्या है सेम, तो मैं लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ क्लोज इंटीग्रल, नहीं 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया विच इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या होगा Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब यहाँ से देखिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमें ये चीज़ पता है कि अगर हम इसको खोल दें तो हमारे पास क्या होगा 2 है ना, इंटीग्रेशन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू DA एरिया, और यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू कितना होगा 1 विच इज इक्वल टू क्या होगा Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ये चीज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको आगे लिखते हैं। अब इसको आगे जब लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा दोनों बराबर, तो वो हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हमारे साथ क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो गया। क्लोज क्या हो जाता है इंटीग्रेशन एरिया जो होगा वो कितना होगा Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनक्लोज्ड होगा वो क्या होगा इसका एरिया, तो इसका एरिया यानी ये हमारे पास क्या है टोटल एरिया, तो ये है, तो टोटल एरिया हमारे पास ऑलरेडी उन्होंने कितना दे रखा है, हमने मान रखा है वो A है, वो कितना होगा Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए। अब हम ये चीज देखेंगे कि देखिए यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज भी हमने नहीं रखा है तो हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं। हमें एक चीज क्लियर है कि चार्ज पर यूनिट क्या लेंथ हमें, चार्ज पर यूनिट एरिया हमें दे रखा है। हमें ये चीज पता है कि चार्ज पर यूनिट एरिया का मतलब है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। हमें क्या चाहिए चार्ज, तो सिग्मा डिवाइडेड बाय एरिया। अब इस चीज को हम लोग क्या करें यहाँ पे रख देंगे, तो 2A इंटू ए, क्यू की जगह पे क्या होगा सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इसको काट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा को कितना होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ये का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आ गया। ये क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू सरफेस, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एक चीज देखिएगा सिग्मा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये टी कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ से ये चीज लिखूंगा क्या, अच्छा हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं और थोड़ा अच्छा से लिखते हैं है ना, फिर उसका डिफिनीशन देखेंगे। अब मैं ये चीज लिखूंगा, देखिए इसका मैग्नीट्यूड हमें तो पता हो गया। अब देखिए अब इसको और अच्छा से लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमारे लिए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू उसका क्या होगा इन यूनिट वेक्टर। अब मैं बोलूंगा हमें तो क्या है इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है वो क्या है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका डायरेक्शन तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है और ये भी क्या हो बाहर की तरफ। इसका मतलब ये है कि अवे द आउटवर्ड क्या होगा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड होगा। तो मैं यहाँ से ये चीज लिख सकता हूँ क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो साथ में ई लिख लेंगे, और यहाँ पे जो ई होगा वो क्या होगा आउटवर्ड। अगर पॉजिटिव होगा तो आउटवर्ड और नेगेटिव होगा तो इनवर्ड। अब यहाँ से ये चीज देखेंगे देखिए सिग्मा जो होता है वो कांस्टेंट होता है 2 कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो मैं यहाँ से बोलूंगा कि नियर द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द शीट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, वो क्या होगा यूनिफॉर्म होगा यानी कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं ये चीज बोलूंगी इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो बहुत अच्छा ग्राफ होता है। वो क्या होता है उस चीज को देखिए, होता ये है कि इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फिक्स होता है और वो कांस्टेंट होता है। यानी जैसे जैसे हम लोग आर को बढ़ाएंगे ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड या बोले ग्राफ बिटवीन, अगर लिखना चाहें ग्राफ बिटवीन या ग्राफ को इतना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, यानी डिस्टेंस का डिस्टेंस हमारा क्या होगा यहाँ से आर डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे हम इसके आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा
कांस्टेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट लेते हैं, वो क्या लेंगे, हम सपोज मान लें कि हम लास्ट इसका एप्लीकेशन जो होता है वो क्या होगा, स्फेरिकल शेप, यानी कि होलो स्फीयर या फिर होलो स्फीयर। अब हम लोग लेंगे क्या है, होलो स्फीयर। तो हम लोग लेते हैं होलो स्फीयर। होलो स्फीयर या फिर स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं इसको बोलेंगे स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं, स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं। ये चीज हमारे लिए आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात है कि हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल शेल कंसीडर करते हैं। देखिए स्फेरिकल शेल, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मतलब ये हो गया कि उस स्फीयर के अंदर कुछ नहीं रखा होगा, सिर्फ बाहर बाहर होगा। मैं क्या बोलूंगा कि स्फीयर का मतलब होगा उसके अंदर कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, बाहर बाहर चार्ज होगा। तो उसको बोलेंगे, सपोज मान लेते हैं कि इसके सरफेस पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। मैंने क्या बोला, सपोज मान लेते हैं इसके सरफेस पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। वो जो क्यू चार्ज है प्लस 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 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपने क्या दे रखा है। ये चीज है, ये हमारे पास क्या है, क्यूब है। अब सपोज मान लेते हैं इसका रेडियस आर है। अब आपसे ये चीज पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बताइए, यानी गॉस लॉ को यूज करके हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो सबसे पहली बात है कि इसका हम लोगों को क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो सबसे पहली बात कहते हैं कि केस 1 लेते हैं। 1 मतलब हो गया एक पहला केस, इसमें हम लोग लेंगे इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर। अगर इनसाइड द स्फीयर अगर हम लोग बोले तो स्फीयर के अंदर, तो हमें क्या लगाना है, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ को हम लोग यूज करते हैं। देखिए केस 1 में अगर हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा पास क्या है, स्फीयर है, टोटल स्फीयर हमारा यही है। ये हमारा स्फीयर है। अब हमें क्या है, किसी भी r डिस्टेंस पे गए और एक स्फीयर को कंसीडर कर लिया, है ना। r डिस्टेंस पे गए और एक स्फीयर को कंसीडर कर लिया। अब जैसे r डिस्टेंस पे जाते हैं, एक स्फीयर को कंसीडर करते हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं वो हमको पता है कि नेट जो फ्लक्स होता है वो होता है इनक्लोज्ड सरफेस, यानी क्लोज्ड सरफेस, वो कितना होता है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब यही किसके बराबर होता है, यही जो होता है वो क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA के बराबर होता है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि ये इसके बराबर है, तो यहां से मैं ये चीज बोलूंगा क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA विच इज इक्वल टू, अब Q हमारे पास क्या होगा, 0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या हो गया, वो हो गया 0। अब इसका मतलब क्या है, ये क्यों हो गया, देखिए हम ये चीज बोलेंगे कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर, यानी कहने का मतलब है ये हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस, ये हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज जो है वो 0 है। अगर वो चार्ज 0 है, इसका मतलब ये टर्म 0 हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया, 0 हो गया, यानी अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इसलिए नहीं है कि सारा चार्ज क्या है, बाहर, अब बाहर से बाहर क्या हो रहा है, वो फैलता चला जाता है, वो बाहर निकलता चला जा रहा। तो ये हमारा पास हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें केस 2 ले लेते हैं। अब हम लोग लेंगे केस 2। अब जो हम लोग केस 2 लेते हैं, यानी इसमें बोलेंगे आउटवर्ड, है ना, आउटसाइड, इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर अब पढ़ेंगे आउटसाइड द स्फीयर। अगर आउटसाइड द स्फीयर अगर हम चाहिए, तो सबसे पहली बात है हम लोग एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, जो कि क्या है, आउटसाइड द सरफेस होगा। अब उस चीज को देखिए, गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। यहां से ये चीज देखिए क्या है कि ये हमारे पास ऐसे है, ये हमारे पास एक प्रकार का
स्फीयर है। तो ये प्लस 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 प्लस, ये पूरा प्लस प्लस है हमारे पास, ये पूरा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एक आर डिस्टेंस पे चले गए, कोई सा भी जनरल डिस्टेंस है, ये यहाँ पे जाके हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लिया। ये हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस। तो मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर किया, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हमने क्या किया, किसी भी आर डिस्टेंस पे जाके गॉसियन सरफेस को कंसीडर किया। हमें ये चीज पता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ। अरे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक हमारा बाहर की तरफ है। लेकिन अगर हम यहीं पे एक एरिया को कंसीडर कर लें, ये हमारा एरिया है, वो भी क्या होगा, डीए एरिया, यानी ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और वहां पे क्या है, डीए एरिया। अब मैं ये चीज बनूंगा कि दोनों का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब ये चीज दोनों का क्या है, डायरेक्शन सेम। अब मैं ये चीज आपको दिखलाना चाहता हूं क्या है कि यहाँ पे हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई करना चाहते हैं, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्लोज्ड सरफेस, वो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्लोज्ड सरफेस। उस चीज को देखिए, वो होता है कि क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए विच इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं ये चीज कहूंगा कि यहाँ पे ये चीज है कि क्लोज्ड सरफेस, यानी पूरे सरफेस में अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकते हैं, और ये हमारे पास क्या होगा, क्यू एन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। इसलिए हम ये बोलेंगे इसका जो मॉड अगर हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ये चीज बताइए कि क्यू इनक्लोज्ड हमारे पास कितना है, जितना चार्ज दे रखा है, चार्ज कितना दे रखा है, क्यूब। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम ये चीज बोले, यहाँ पे जो चार्ज होगा और इसको नीचे फेंक देता वो हमारे पास कितना होगा, क्यूब डिवाइडेड बाय कितना होगा, 4 पाई, है ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब हमें ये पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, के। तो मैं यहाँ से ये चीज लिखूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसके बराबर होता है, के क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से ये चीज देखिए कि किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे, है ना, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ से एक चीज देखिए कि सरफेस या क्या कहते हैं, स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होता है, अब उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाहर में वो कितना, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो आर होता है हम कहाँ से मानते हैं, सेंटर से मानते हैं। तो यहाँ पे ये चीज देखिए सिर्फ आर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि चार्ज आपका सेंटर पे रहे या सेंटर पे माने चार्ज हुआ है आपका वो कहाँ रहे, सरफेस पे रहे या फिर सेंटर पे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम पूरे चार्ज को अगर हम सेंटर पे रखेंगे, अगर वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तब भी यही वैल्यू आता है, और उसी चार्ज को अगर हम सरफेस पे रखेंगे वहां से अगर वैल्यू निकालेंगे तब भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम यहां से ये चीज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि चार्ज कैन बी रिप्लेस, है ना, सरफेस चार्ज कैन बी रिप्लेस ऑन द, क्या जाता है, इससे रिप्लेस कर सकते हैं, क्या बोला जाता है, सेंटर पे, है ना। तो मैं यहां से लिखूंगा चार्ज रिप्लेस ऑन ए सेंटर, या फिर ऐसे बोलेंगे कि चार्ज कैन बी प्लेस ऑन सेंटर। मैं ये भी बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि चार्ज ऑन ए स्फीयर, चार्ज ऑन a sphere can be replace या फिर can be place on center। क्या कर सकते हैं, सेंटर पे प्लेस कर सकते हैं, तब भी उसका वैल्यू वही आएगा। लेकिन इसमें एक चीज और बोलता है, जो थर्ड केस होता है ना, थर्ड केस जो होता है वो मैंने कहने का मतलब ये है कि कभी कभी बोर्ड में पूछ देता है या फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है कि जो थर्ड केस होता है ना, हमारे हिसाब से उसका आंसर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो बोर्ड में पूछ देते हैं तो तुमको लिख क्या ना। थर्ड केस क्या है, थर्ड सेट केस होता है, यानी केस जो होता है, केस जो होगा वो हमारा थर्ड होगा।
वो थर्ड केस क्या है उस चीज को देखिए। थर्ड ये बोलता है कि व्हेन R इज इक्वल टू R एट सेंटर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहां निकाल रहे हैं, एट सरफेस, सॉरी एट सरफेस हमें क्या करना है, सरफेस पे निकालना है। अब हम ये चीज को कैसे निकालेंगे सरफेस पे, तो उस चीज को देखने की कोशिश करिए कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ऐसी चीज है, ये प्लस 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 प्लस, यहाँ पे R है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि यहाँ पे जो रेडियस है ना, रेडियस वो R के बराबर हो गया, यानी कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, ऑन द सरफेस पे। हमें ये चीज पता है कि सरफेस पे कोई सा भी पॉइंट ले लो आप, हर पॉइंट पे अगर हम लोग बोलें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, रेडियली आउटवर्ड होगा। इसका मतलब ये है यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें कि फ्लक्स नेट, यानी नेट फ्लक्स जो होगा क्लोज्ड सरफेस का, वो हमारे लिए क्या होगा, वो होगा K, वो हमारा होगा क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA विच इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q जो होगा वो इनक्लोज्ड होगा। अब मैं ये चीज देखिए यहाँ से, तो हम ये चीज बोलूंगा यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पूरे सरफेस पे क्या होगा, वो बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, dA क्लोज्ड वो कितना होगा, Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करेंगे बाहर के साथ, इसका जो एरिया हो वो कितना होगा 4 पाई R स्क्वायर विच इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ये चीज देखिए, ये चार्ज किसको रखें। अब आप अगर एग्जैक्टली अगर सरफेस पे मान रहे हैं तो सरफेस पे अगर मानेंगे तो चार्ज आप सरफेस के ऊपर है या चार्ज सरफेस के नीचे है या चार्ज सरफेस के बीच में, कहां पे है ना, क्योंकि एट सरफेस तो सरफेस के जस्ट नीचे आएंगे तो चार्ज 0 है, सरफेस के जस्ट ऊपर जाएंगे तो चार्ज कितना है, Q है। क्योंकि जैसे हम सरफेस के ऊपर जाएंगे तो चार्ज कहां आ जाएगा, क्या जाता है इनसाइड, लेकिन जैसे सरफेस के नीचे आएंगे साइड कहां जाएगा, वो आउटसाइड एट सेंटर। तो सेंटर पे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हमको ये पता है कि जहां पे भी चार्ज होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी हो जाता है। इसका मतलब यह है कि एट सेंटर पे हम तो डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेंटर पे अगर चार्ज है, जहां चार्ज होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन्फिनिटी। तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, 0, इन्फिनिटी होगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन बोर्ड में आ गया कि आपको क्या बताना है, एट सेंटर पे बताना है, तो इन्फिनिटी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी ने उनको इन्फिनिटी नहीं मान रखा है। तो मैं यहां से ये चीज बोलूंगा वो क्या होगा, तो सिंपल सा मतलब ये है कि हम ऐसा मानते हैं कि हम लोग जस्ट सरफेस के ऊपर हैं। अगर हम लोग जस्ट सरफेस के ऊपर हैं, इसका मतलब चार्ज कहां है, सरफेस के अनसाइड। तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये 4 पाई नीचे आएगा, एप्सिलॉन आएगा, तो वो कितना होगा, Q के जगह पे ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो चार्ज है वो हमारे पास कितना है, क्यूब डिवाइडेड बाई R स्क्वायर के बराबर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, ग्राफ भी पूछता है, तो मैं बोलूंगा ग्राफ जो होता है वो किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बराबर होता है। वो चीज देखिए, इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं उस चीज को देखिए। यहाँ पे हम लोग शो करें इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे शो करें डिस्टेंस। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग सेंटर पे रहें तभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो सेंटर पे हैं आप तो 0। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एट सरफेस तक भी जाते जाते हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। इसका मतलब यह है कि जब R की वैल्यू R के बराबर होगा तब भी सरफेस क्या होगा, 0। अब जैसे उससे आगे जाते हैं तो डायरेक्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो आता है वो हमारे पास कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होता है वो ये होता है KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन जैसे हम इसके आगे जाते हैं यानी आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए ये एप्लीकेबल होता है, तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल होता है, वो क्या होता है, नीचे की तरफ ढूलने लगता है। इसका मतलब है कि सरफेस, यहाँ सेंटर से सरफेस जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन जैसे एट सेंटर आते हैं हम लोग ये मानते हैं KQ डिवाइडेड बाई R होता है, तो x 0 से क्या होता है, इससे क्या लेते हैं, इंस्टेंटली वो बढ़ जाता है, बढ़ के उसका वैल्यू कितना होता है, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। लेकिन जैसे हम उसके आगे जाते हैं तो ये चीज वैलिड नहीं हो जाता, ये चीज वैलिड होता है, तो उसके ये नीचे आता है। इसका मतलब ये कब तक वैलिड है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है, यानी R की जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल टू R के बराबर होगा, तभी ये चीज वैलिड होगा, वैसे नीचे की तरफ वैलिड नहीं है। तो ये हमारे पास
कुछ ऐसा सवाल था। तो आप लोग को इस चीज को देखें, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन कल के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत।